नमस्कार। स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित स्वस्थ किसान में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। दोस्तों, बहुत साधारण सी बात है, जब आप बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर तमाम तरीके की जांच के बाद पता चलता है कि आपको एलर्जी हो गई है। ऐसे में एकदम से सोचने लगते हैं कि क्या करें, कल तक तो ऐसी कोई बीमारी नहीं थी, अब ये कैसे हो गई। इसके बाद एक तरह से जिंदगी एकदम बदल जाती है जब डॉक्टर कहते हैं कि एलर्जी जिस चीज से है उससे बचना होगा। बता दें कि एलर्जी सांसों की भी हो सकती है और त्वचा की भी। जी हाँ, आज के अंक में हम जानेंगे कि एलर्जी हमारे शरीर में कैसे आ जाती है और इस बीमारी से बचें तो कैसे बचें। यदि आपको भी कोई एलर्जी, श्वास या त्वचा से जुड़ी हुई कोई समस्या है, इस बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें फोन कीजिए। हमारे 2 टोल फ्री नंबर हैं जिन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। 1800-113060। दूसरा नंबर है 1800-113061। तो ये 2 नंबर है जिन पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई शुल्क नहीं लगेगा। आज का विषय आपको बता दें, आज का विषय है त्वचा और श्वसन एलर्जी, रोकथाम और उपचार। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे स्टूडियो में 1 घंटे तक रहेंगे देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के डायरेक्टर और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर और विभागाध्यक्ष। आइए आपका इनसे मैं परिचय करा दूं। आप हैं प्रोफेसर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। आप देश के जाने माने पल्मोनोलॉजिस्ट यानी श्वसन तंत्र के विशेषज्ञ हैं और एम्स के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर गुलेरिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको बता दें कि डॉक्टर गुलेरिया बताएंगे एलर्जी से कैसे बचें और किन लोगों को ज़्यादा खतरा रहता है, और सांस की जो भी समस्याएं होती हैं वो किस तरह की होती हैं, इसके बारे में भी वो विस्तार से बताएंगे। हमारे दूसरे मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर रामचंद्र। आप लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर और त्वचा रोग विभाग के HOD हैं। साथ ही आप देश के जाने माने त्वचा रोग के विशेषज्ञ हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले एक ये विशेष रिपोर्ट देख लेते हैं। आमतौर पर जब नाक, त्वचा, फेफड़े और पेट का रोग पुराना हो जाता है और उसका इलाज नहीं होता, तब अक्सर लोग उसे एलर्जी कह देते हैं। लेकिन यह अधूरा सच है। असली सच तो यह है कि एलर्जी शारीरिक समस्याओं में से एक है जिसमें शरीर में विशेष प्रकार की अनुभूति होती है, जिसे आप उलझन या अनचाहापन भी कह सकते हैं। जो कभी भी और किसी भी पदार्थ से, मौसम के बदलाव से, झाड़ू लगाने से, किसी विशेष प्रकार के गंध या दुर्गंध के अलावा धूल, धुआं, कीचड़ या दवा या फिर वातावरण में मौजूद अन्य प्राकृतिक तत्वों से भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जब हमारा इम्यून सिस्टम कुछ खास चीजों को स्वीकार नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में होने वाले रिएक्शन को ही एलर्जी कहते हैं। एलर्जी के अलग अलग लक्षण हो सकते हैं और कारण भी। यदि आप एलर्जी से ग्रसित हैं तो आपको सर्दी लग सकती है, सर दर्द हो सकता है, खुजली हो सकती है, सांस लेने की बड़ी समस्या और अस्थमा भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा कारण है वातावरण, जिसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है हमारे शरीर पर। वातावरण के चलते सांसों से संबंधित एलर्जी या रेस्पिरेटर एलर्जी भी लोगों को प्रभावित करती है। हवा में उड़ते फफूंदी और अन्य वनस्पतियों से निकलने वाले परागकण भी श्वास तंत्र की एलर्जी पैदा कर सकते हैं। गौरतलब है कि एलर्जी उत्पन्न करने वाले इन कणों के संपर्क में आते ही श्वास नली की अंदरूनी त्वचा में एक प्रकार का रिएक्शन होता है और सूजन हो जाती है। सूजन और सांस नली की पेशियों के सिकुड़ने से सांस के जरिए फेफड़े में हवा जाने का रास्ता अवरुद्ध होने लगता है और मरीज की सांसें फूलने लगती है। श्वास तंत्र की एलर्जी से ब्रोंकाइटिस और दमा हो सकता है। समस्या के ज्यादा होने पर बच्चे की पसली भी चलने लगती है। बता दें, सांस फूलना या सांस ठीक से न ले पाना मेटाबॉलिक स्थितियों की वजह से भी होता है और एलर्जी व संक्रमण से भी। लेकिन अस्थमा यानी दमा से सांस फूलना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
पूरे विश्व में तेजी से पसरने वाला यह रोग अब बच्चों को भी अपने शिकंजे में कसता जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो 2050 तक दुनिया के लगभग आधे बच्चों को किसी न किसी प्रकार की एलर्जी हो जाएगी। बहरहाल, एलर्जी त्वचा की हो या श्वास की, गंभीर अवस्था उत्पन्न न हो, इलाज करवाना बेहद जरूरी है। लेकिन पहले जरूरी है ये जानना कि ये जो लक्षण दिख रहे हैं वाकई एलर्जी हैं। ये भी जानना जरूरी है कि आपको एलर्जी किस चीज से है। यदि आपने ये जान लिया तो समझिए एलर्जी की समस्या से बचे रहेंगे। इसलिए कहना चाहिए कि एलर्जी से बचाव ही एलर्जी का सर्वोत्तम इलाज है। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो अभी आपने एक बेहतरीन रिपोर्ट देखी जो कि जागरूक करती है आपको कि कैसे आप अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें। खास तौर पर एलर्जी के बारे में हमने आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से बताया और बातचीत की शुरुआत करते हैं और विस्तार से हम बात करेंगे इन दोनों विषयों पर। साथ ही आपकी कॉल्स भी हम लेते रहेंगे। आप देख लें कि हम टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर जो है वो साथ साथ फ्लैश करते रहेंगे, वहाँ से आप नोट करें और हमें फ़ोन करें। 2 नंबर पूरे 1 घंटे तक आपके लिए उपलब्ध हैं। डॉक्टर गुलेरिया, बहुत विस्तार से हमने रिपोर्ट दिखाई और उसमें हमने एक जगह मैंने ये भी सुना कि ये था कि जो हमारी श्वास की नली होती है, आमतौर पर जो आम लोगों की होती है जिन्हें समस्या नहीं होती है वो ठीक रहती है, लेकिन जिन्हें एलर्जी हो जाती है उनकी नली सूज जाती है। आपके पास में भी देख रही हूँ कि एक कुछ आप शायद डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए लेकर आए हैं, तो हमें दिखाएं कि किस तरीके से एलर्जी होती है और कैसे ये हमें नुकसान पहुँचा सकती है। तो आपने ठीक कहा कि जैसे आपने अपने उसमें दिखाया भी मूवी में कि सांस की नाली जो है, जिन लोगों को एलर्जी की तकलीफ रहती है उनकी सांस की नाली अगर हम नाक से देखें और पूरे फेफड़े तक, उसमें एलर्जी हो सकती है। अगर उसको हम 2 विभाग में बांटें तो जो नाक में एलर्जी होती है जिसको हम एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं, उसमें छींकें आना, कई लोग उठते हैं जिनको सुबह ही 10-15 छींकें आ जाती हैं, या नाक बहने लगती है जब मौसम बदलता है, तो वो नाक की एक एलर्जी है। उसी टाइप की एलर्जी अगर सांस की नाली में हो तो वो खतरनाक भी हो सकती है और उससे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ भी हो सकती है। तो अगर हम ये देखें, ये हमारी जैसे सांस की नाली है और ये सांस की नाली फिर आगे लेफ्ट और राइट 2 भाग में चली जाती है। जो मैं चाहूँगी इसको हम जूम करके भी दिखाएं। जी, आपने बताया इसे। तो ये जो हमारी सांस की नाली है, ये हर एक इंसान में इस टाइप की सांस की नाली जो आगे बढ़ जाती है और ये फिर दोनों फेफड़े में सांस इससे अंदर जाता है। अगर हम इस मॉडल को खोल के देखें तो इसमें आम इंसान की जो सांस की नाली है वो इस टाइप की होगी, जहाँ पे आराम से सांस अंदर और बाहर आ सकता है। लेकिन जिसको एलर्जी है और जिसको एलर्जी की तकलीफ रहती है उसमें सांस की नाली में 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो जो उसके आसपास जो मसल होते हैं वो टाइट होके सांस की नाली को सिकुड़ देते हैं, सोजिश आ जाती है, जो आप ये लाल निशान देख रहे हैं यहाँ पे है नहीं, तो इससे ये सांस की नाली में सोजन हो जाती है और बलगम बनना शुरू हो जाता है जो सांस की नाली में इकट्ठा हो जाता है। तो ये पीले रंग का आप देख रहे हैं, इससे सांस की नाली इतनी पतली हो जाती है। तो ये नाली जो है सांस से आराम से हम अंदर और बाहर सांस ले सकते हैं। जब हम इससे सांस लेने की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत तकलीफ होती है। और हो सकता है कि ये जो आपने एलर्जी बताई, सूजन बताई, दोनों ही तरफ हो। अभी तो आपने हाँ, ये तो मॉडल में दिखा रहे हैं, दोनों ही तरफ होगी। सब जो सांस की एलर्जी है, क्योंकि सांस जो हम अंदर ले रहे हैं जिसके साथ एलर्जन अंदर जा रहे हैं, चाहे वो जैसे खेतों में किसान काम करते हैं, वहाँ पे जो खेत में जो धुआं होती है, धूल होता है या हेग का जो होता है, उससे ये सांस की नाली में सूजन हो जाती है। इससे 2-3 लक्षण होते हैं। एक तो ये होता है कि खांसी होने लगती है, क्योंकि सांस की नाली की सोजिश हो गई है। खांसी के साथ बलगम भी हो सकता है। और क्योंकि सांस की नाली छोटी हो गई है, जब हवा इससे अंदर बाहर जाती है तो सीटी जैसी आवाज़ होने लगती है। तो कई मरीज़ ये कहते हैं कि हमें एलर्जी होगी, और जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस में सांस की आवाज़ आती है। वो इसलिए आती है क्योंकि जब ये नाली छोटी हो गई है तो जैसे सीटी होती है उसी के हिसाब से जब हवा एक तरह से प्रेशर भी बनने लगता है, प्रेशर बन जाता है, तो इससे फिर सीटी जैसी आवाज़ आती है, सांस इंसान पूरी तरह से ले नहीं पाता है और खांसी और बलगम शुरू हो जाता है। और इसके कारण फिर एकदम उसको अस्पताल जाना पड़ता है। नेबुलाइजर जो आप दिखा रहे थे अपने मूवी में, वो लेना पड़ता है, जिससे ये सांस की नाली खुल जाए, सोजिश कम हो और ये बलगम सारा निकल जाए और इससे आराम हो जाए। जी बिल्कुल। और आपने बहुत अच्छे से दिखाया कि कैसे आमतौर पर क्या होता है, क्या है कि हमें जब सांस चढ़ने लगती है, फिर सांस लेने में तकलीफ होती है, बस उतना ही हम सोच पाते हैं। हमारे अंदर किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं ये हम नहीं जान पाते। तो आपने बहुत अच्छे से बताया। और ये एलर्जी किस किस तरह से हो सकती है इसके बारे में भी हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। खासतौर पर हमारे किसान जो खेतों में काम करते हैं, जब कंबाइन मशीन चलती है तो भूसा जो बिल्कुल धूल की तरह उड़ता है, वो भी सांस में किसानों के जाता है। और कई बार जब आप कटाई के बाद
खेतों में आग लगा देते हैं, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए। उस धुएं से भी आपको भी नुकसान हो सकता है। और भी कई तरह की ऐसी एलर्जीज होती हैं जो कि किसानों को हो सकती हैं, और कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं और विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले रामचंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब त्वचा की बात आती है तो हम सिर्फ त्वचा समस्या यहीं तक सोच पाते हैं कि दाने हो गए या फिर ज़्यादा चेहरे पर तेल आ रहा है, लेकिन हमने अभी रिपोर्ट में देखा कि कितने गंभीर त्वचा की समस्याएं हो सकती हैं। तो ये बताएं कि ये समस्या कितनी घातक हो सकती हैं और इसे कितनी गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि कुछ भी हमें बता दिया जाता है, हम उसे घर में अप्लाई कर लेते हैं और सोचते हैं हम ठीक हो जाएंगे। जी, एलर्जी की जो त्वचा की जो एलर्जी होती है वो सांस की जो एलर्जी होती है, ऐसे ही एक किस्म की एलर्जी होती है। और इस सीज़न में पर्टिकुलरली जब धूप कड़ाकेदार धूप जो चली गई है और बरसात का मौसम आ गया है, तो उस टाइम कुछ एलर्जेंस जो होते हैं, जो एनवायरनमेंट में होते हैं, वो ज़्यादा हो जाते हैं। और ज़्यादा होने की वजह से और ज़्यादा देर तक रहने की वजह से, अगर जब हम बरसात की बात करें तो एक तो बार बार भीगते हैं हम लोग, और भीगे हुए कपड़े हम पहने रखते हैं, और हम कई बार फ्लडिंग हो जाती है, पानी इकट्ठा हो जाता है। तो जितने भी पोलन्स हैं और जितने भी एलर्जेंस हैं, जैसे इंसेक्टिसाइड्स है, कीटनाशक है, उर्वरक हैं, वो सब पानी के अंदर मिले हुए होते हैं। जी, जी, जी। तो ये सारी चीज़ें हमारी चमड़ी के कांटेक्ट में आती हैं और ये देर तक कांटेक्ट में रहती हैं, देर तक हमारे कांटेक्ट में रहती हैं, और उसकी वजह से तरह तरह की एलर्जी हो जाती हैं, जिसको कि हम एलर्जी कांटेक्ट डर्मेटाइटिस। बिल्कुल, और जैसा कि आपने बताया कि जो ये उर्वरक हैं और जो हमारे किसान कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, ये सब कुछ पानी में घुल जाता है। और ख़रीफ का समय हमारे बहुत सारे किसान जो हैं वो धान की फसल इस बार ले रहे होंगे, वो समझ सकते हैं कि पानी में भी काफ़ी समय तक उन्हें रहना पड़ता है। तो क्या उस पानी से भी किसी तरह की त्वचा संबंधी एलर्जी हो सकती है? उसको लेकर उन्हें कितनी सजग रहने की ज़रूरत है, किन किन बातों का ध्यान रखें? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसकी वजह से भी समस्या होती है, क्योंकि एक तरह से जैसे पानी का रुकाव हो जाता है, पानी के अंदर ये सारे एलर्जेंस जो हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, और पर्टिकुलरली उनके जो पैर हैं वो हमेशा पानी में रहते हैं, मिट्टी के अंदर रहते हैं। मिट्टी में कई तरह के कीटाणु, विषाणु, जीवाणु और फफूंदियाँ होती हैं, और उससे फंगल इन्फेक्शन के होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो जितने भी इन्फेक्शंस हैं वो इस सीजन में बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमारी चमड़ी में एक तो पसीना आता रहता है, चमड़ी में नमी बनी रहती है, और अगर जो थोड़ी देर खारिज कर ली जाए तो वो एक माइक्रो ट्रॉमा होता है, और एक उसको जो है मौका दे देता है कि किसी भी फंगस को, किसी भी कीटाणु को, किसी भी जीवाणु को जो है पनपने के लिए, और वो अंदर चला जाता है और उससे एलर्जी हो जाती है, इन्फेक्शन बढ़ जाता है। और जब ये इन्फेक्शन हो जाता है तो इन्फेक्शन होने के बाद सेंसिटिविटी ज्यादा बनती है, जैसे फंगस से सेंसिटिविटी हो जाती है, ऐसे संवेदनशील हो जाती है आपकी त्वचा है और ज्यादा। भार्गव है हमारे साथ, एक कॉलर, आज के पहले कॉलर है गुजरात से। हेलो हेलो। हाँ हेलो जी भार्गव जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। बताइए सवाल क्या है? सवाल ये है कि मुझे कुछ त्वचा की जो दांत की समस्या है वो है, मुझे पिछले 1 साल से है। तीन एलोपैथी डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन जब दवाई चालू होती है तब तक अच्छा होता है, बाद में फिर से शुरू हो जाती है। तो इसका कोई, अगर इसमें चकते भी हो जाते हैं वो दांत के जो होते हैं वो से, तो इसका कोई आयुर्वेदिक इलाज हो तो बताइए आप। देखिए भार्गव जी, आपको ये कहाँ पर तकलीफ है? जो चमड़ी की तकलीफ आप बता रहे हैं ये कहाँ पर है? ये जो ये पैरों में है और गाल पे है। नहीं, मैं सुना भार्गव नहीं। जी आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही। ये बताइए कि शरीर के किस हिस्से में है आपको ये चमड़ी की समस्या? ये मुंह पे है और पैर पे है। पैर, मुंह में और पैर में, ठीक है, मुंह में और पैर में, मतलब चेहरे पर है आपके? हाँ, चेहरे पर और पैर में है ये। हाँ, देखिए जो पैरों में जो समस्या है ये जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, इस सीजन में फफूंद की वजह से बड़ी समस्या होती है। उसको हम किसी तरह से एक इन्फेक्शन कहते हैं, जैसे टीनिया का इन्फेक्शन हो गया, टीनिया पीडिस हो गया, टीनिया इंटरडिजिटल हो गया, ये बीमारियों के नाम हैं, जिसमें ना जाते हुए इसका मेन जो कारण होता है वो फंगस होता है। और कभी कभी फंगस जब हो जाता है तो उसके ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो दोनों बीमारियां मिक्स हो जाती हैं। लेकिन हम जल्दी से किसी सही डॉक्टर को ना सलाह लेते हुए, सही डॉक्टर की सलाह ना लेते हुए हम जो है ऐसे ही अब किसी के सलाह पर कोई दवाई शुरू कर देते हैं। और ऐसे में जो दवाई शुरू करते हैं, कभी कभी थोड़ा बीमारी में फ़र्क पड़ जाता है,
लेकिन उस दवाई की वजह से भी एक एलर्जी शुरू हो जाती है। यानी जड़ से उसका इलाज नहीं होता तो है। वो सही ढंग से अगर जो हम उसका डायग्नोज ना करें तो सही ढंग से दवाई नहीं होती है और दवाइयों की वजह से एलर्जी हो जाती है। जी, यानी कुल मिलाकर आप यही कहेंगे कि हो सकता है इनको नजदीक के स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए और इधर उधर की सलाह ना लेते हुए अपना अच्छी तरह से उपचार करना चाहिए। जी बिल्कुल, और हो सकता है कि जो इधर उधर की सलाह ले ये उल्टी पड़ जाए और आपने बताया कि उससे और इन्फेक्शन हो सकते हैं, उनसे भी एलर्जी हो सकती है। डॉक्टर गुलेरिया, क्योंकि हम लगातार एलर्जी की बात कर रहे हैं तो और उसमें इन्फेक्शन का हम जिक्र कर रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को बताएं कि आमतौर पर ये इन्फेक्शन यानी संक्रमण ये है क्या, ये कैसे होता है? तो अगर हम देखें सांस की अगर हम तकलीफ देखें तो हम उसको लगभग दो विभाग में डाल सकते हैं। एक तो जैसे एलर्जी वाला पार्ट हुआ जो हम बात कर रहे हैं, दूसरा इन्फेक्शन हुआ। इन्फेक्शन कई टाइप के हो सकते हैं। इस मौसम में वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं। कई दफ़ा हम देखते हैं पेशेंट जिनको जुकाम, नज़ला, उस टाइप के इन्फेक्शन होते हैं जिसको हम वायरल इन्फेक्शन कहते हैं। अगर हम देखें तो जो हम आजकल कहते हैं स्वाइन फ्लू या H1N1, वो भी एक टाइप का वायरल इन्फेक्शन ही है। दूसरा है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसको हम निमोनिया कहते हैं। जी जी। और तीसरा कई लोगों को जो क्रॉनिक कई महीनों से खांसी हो रही है, कई दफ़ा कई हफ्ते हो जाते हैं, बुखार होता है, खांसी होती, कई दफ़ा वो टीबी टाइप का इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये जो है ये तो किसी कीटाणु से इन्फेक्शन हो रहे हैं। और कुछ हद तक जो बीमारियां और हो रही हैं वो एलर्जी के कारण है, जिसमें सांस की तकलीफ है, धूल धुएं से एक्सपोजर हो उससे हो सकती है, या आपका मौसम बदल रहा है, एलर्जन है हवा में, जैसे आपने कहा कि जो खेती कर रहे हैं लोग उनमें जो एक्सपोजर हो जाए तो उससे भी एलर्जी हो सकती है। जी जी बिल्कुल। तो अभी ये बहुत अच्छे से विस्तार से आपने समझाया और मुझे लगता है बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं वो भी कुछ ना कुछ जानना चाहेंगे। तो छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे स्वस्थ किसान में और आपकी कॉल्स भी लेंगे और आज का जो विषय इस पर और विस्तार से चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे। हमारे साथ जो डॉक्टर गुलेरिया हैं वो कई सारे और भी मॉडल्स लेकर आए हैं, तो उनके बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसका इस्तेमाल होता है, सही तरीका क्या है इस्तेमाल का, ये सभी बातें छोटे से ब्रेक के बाद। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप। जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद स्वस्थ किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं त्वचा और साथ ही साथ श्वास की जो समस्याएं हो जाते हैं, एलर्जी, कई बार इन्फेक्शन हो जाते हैं इस मौसम में, उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। दो विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। टोल फ्री नंबर भी हम साथ ही साथ फ्लैश कर रहे हैं जहाँ से आप देखकर हमें कॉल कर सकते हैं, आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले कॉलर है महेंद्र, जिन्होंने हमें भोपाल से कॉल किया है, मध्य प्रदेश से। आइए उनसे बात करें। हेलो हेलो। हाँ मैडम। जी महेंद्र जी बताइए क्या समस्या है? मैडम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये श्वास की समस्या है, ये सर्दी के समय ज्यादा उठती है। सर्दी के समय आपको ज्यादा होती है? जी सर्दी के समय ज्यादा होती है। और दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूँ मैडम कि क्या खान पान से कोई फर्क पड़ता है? बहुत अच्छे प्रश्न है आपके महेंद्र जी। आपको कोई समस्या है? और नहीं मैडम मेरे पिताजी को है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। और क्या एज फैक्टर भी कोई रोल प्ले करता है इसमें? जी तीनों प्रश्न आपके बहुत अच्छे हैं महेंद्र जी। जी मैं ये पूछना चाहूँगा, इनके पिताजी धूम्रपान करते हैं कि नहीं? महेंद्र जी क्या आपके पिता धूम्रपान करते हैं? नहीं मैडम कभी नहीं किया उनने धूम्रपान। अच्छा, उनकी उम्र कितनी है? मैडम उनकी उम्र अभी 77 ईयर है, लेकिन उनको काफी 20-25 साल से है ये सांस की समस्या। जी उनके 2-3 सवाल हैं। एक सवाल है कि सर्दियों में तकलीफ ज़्यादा होती है। नहीं, इनकी बात सही है कि जो सांस की तकलीफ है वो दो मौसम है, जब मौसम बदल रहा होता है जी। और ठंड का जब मौसम होता है, क्योंकि ठंड के मौसम में जब ठंडी हवा हमारी सांस की नाली के अंदर सांस में जाती है तो उससे सांस की नाली में कभी कभी किन लोगों को जिनको एलर्जी की तकलीफ है, इरिटेशन होने के कारण सांस की तकलीफ हो सकती है। तो ये बात आपकी सही है। और जैसे आप कह रहे हैं आपके पिताजी को सर्दियों में तकलीफ रहती है, वो हो सकता है। दूसरा उन्होंने ये पूछा था कि कुछ खान पान से फर्क पड़ता है या नहीं। कई लोगों को फूड एलर्जी होती है, जिसको हम कहते हैं किसी खाने की चीज़ से एलर्जी हो। अगर उस चीज़ की एलर्जी हो तो एकदम वो खाना खाने के बाद या तो पेट में तकलीफ हो सकती है या सांस की तकलीफ हो सकती है या कभी कभी
चमड़ी की एलर्जी भी हो सांस सकती की है। समस्या भी जो है, तकलीफ जो है खाने पीने से हो सकती है, कुछ ऐसी चीजें हो सकती है। कुछ तो आमतौर ये पर है जो क्या हम होती है वो? हाँ, तो इसको अगर हम मोटे तौर पे देखें तो हम दो चीज़ें कह सकते हैं। एक तो ये कि कई लोगों को किसी खाने वाली चीज़ से एलर्जी है और वो खाएंगे तो उससे एकदम बॉडी में रिएक्शन होगा, सांस की तकलीफ में भी, सांस में भी प्रॉब्लम होगी, चमड़ी में भी झपट्टे से या निशान पड़ सकते हैं और कुछ टाइप की और रिएक्शन हो सकता है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो खाने से तकलीफ हो सकती है, जैसे बहुत खट्टी ठंडी चीज़ें लें तो गले में वो खराश कर सकती हैं और उसके कारण भी खांसी और सांस की तकलीफ हो सकती है। तो जब मौसम बदलता है तो ये परहेज रखने की ज़रूरत है। बीच में ही मैं आपको एक बार टोकना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि खाने पीने से कई बार जिसको हम गांव की भाषा में पित्ती कहते हैं या फिर उनको हाइव्स कहते हैं, आर्टिकेरिया कहते हैं, चपाकी कहते हैं, खाने पीने से चपाकी भी हो जाती है। तो चमड़ी में भी होती है और आंतों में भी होती है और वही समस्या सांस की नली में भी होती है। तो ये एक ट्रांजिएंट एलर्जी होती है जिसको हम चपाकी या फिर पित्ती कहते हैं गांव की भाषा में। और इसका कई बार पित्ती में होता क्या है वैसे, अगर कि इसमें जो है ईचिंग हो जाती है चमड़ी के अंदर और स्वेलिंग हो जाती है। अच्छा। और वो कुछ लाल के जो है सूजन हो जाती है, चकत्ते पड़ जाते हैं और वो थोड़ी देर के बाद 4 घंटे 8 घंटे 10 घंटे में ठीक हो जाते हैं। बट कभी कभी ये बहुत खतरनाक हो जाती है जब ये चमड़ी के जो नीचे वाला हिस्सा है उस तक पहुंच जाती है। जब ये नीचे तक पहुंच जाती है तो सांस की नली में भी ये जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, सांस लेने में तकलीफ होती है और तुरंत उस टाइम मरीज को चाहिए। मैं अपने किसान भाइयों को और खेत खलियान में काम करने वालों को ये सलाह देता हूँ कि अगर जो ऐसी तकलीफ है तो उनको तुरंत जो है अच्छे से हॉस्पिटल में जाकर के अपना इलाज कराना चाहिए, क्योंकि इससे कभी कभी शरीर को नुकसान भी पहुँच जाता है। जी, अनूप देवास से हमारे साथ एक दर्शक हैं, आइए बात करते हैं। हेलो। हाँ मैडम। जी नमस्कार अनूप जी, बताइए। मैडम मेरा नाम अनूप चौधरी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम जो खटाई खाते हैं उससे जो खुंजली की शिकायत होती है, दांत खाज खुंजली बोलते हैं, वो हो जाती है क्या खट्टा खाने के बाद हो जाता है? हाँ, अचार या नींबू वगैरह खाने। ये आपको ऐसी समस्या होती है? हाँ। अच्छा, आपकी एज कितनी है? करीब 35 साल। 33 साल। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहते हैं? ये अक्सर होती है या पर्टिकुलरली किसी सीजन में होती है आपको? नहीं सर, ये तो हमेशा जब भी खटाई खाते हो उससे खुंजली की शिकायत हो जाती है और उससे दांत ये खुंजली बन जाती है, दरार। ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये आपको एक समस्या है, त्वचा की समस्या है और त्वचा की एलर्जी की समस्या है और दही खाने से ये हो सकती है। तो आप जो है अगर जो आप सलाह ले रहे हैं किसी डॉक्टर से तो उनको अच्छी तरह से बता दीजिए कि जब भी आप दही खाते हैं आपको तकलीफ होती है तो एक तो आपकी दही को थोड़े दिन रोक करके देखिए 2 हफ्ते के लिए। 2 हफ्ते जब आप रोक देंगे, 2 हफ्ते दही नहीं खाएंगे, अगर दही की वजह से है पर्टिकुलरली तो आपकी ये समस्या धीरे धीरे रिस्पॉन्ड करने लगेगी और ख़त्म हो जाएगी। तो आप दही का ब्रेक ले लें 2 हफ्ते 4 हफ्ते के लिए तो आपको ये समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी और आगे से आपको दही अवॉइड करनी है। जी जी। डॉक्टर गुलेरिया, चेस्ट इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं हम। आपने सांस के इन्फेक्शंस के बारे में बताया, डेमो भी करके बताया। तो ये बताइए कि जो इस तरह की समस्या है, क्या सरकार की तरफ से भी जागरूकता के लिए और इन मरीजों की मदद के लिए किसी तरह की योजना चलाई जा रही है? खासतौर पर हम ग्रामीण परिवेश में जो हमारे रहने वाले दर्शक हैं उनकी जानकारी के लिए जाना चाहते हैं। बिल्कुल, सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह जो होता है, सांस की तकलीफ के लिए कई प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, इन्फेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सांस की सेहत, जो सांस लोगों का ठीक रहे उसके लिए भी। और मैं कुछ 2-3 चीज़ें तो स्पेशली जिक्र करना चाहूँगा। एक तो जैसे हमने इन्फेक्शन की बात की तो सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो टीबी कंट्रोल का RNTCP प्रोग्राम है, जहाँ पे टीबी का डायग्नोसिस जो है और अगर फेफड़े में टीबी की शिकायत है, इन्फेक्शन है, उसकी मुफ्त दवाई जो है और मुफ्त जो डायग्नोसिस है वो उस सेंटर में होता है जो हम डॉट सेंटर कहते हैं। एक और बहुत अच्छी वो जिससे सांस संबंधी बीमारी है जो हमारे महिलाओं को होती हैं, स्पेशली जो गांव में रहती हैं, और ये होता है इंडोर एयर पोल्यूशन के कारण। जब हमारी महिलाएं गांव में खाना बनाती हैं तो अगर हम आंकड़े देखें तो 60% जो लोग हैं हमारे देश में वो अभी भी बायोमास यूज़ करते हैं, जिसको हम चूल्हा कहते हैं, जिसमें गोबर है या लकड़ी है, उससे खाना बनाते हैं। और जब वो घर के अंदर खाना बनाते हैं तो उसमें जो धुआं होता है वो जो उनके सांस की नाली में जाता है, चाहे वो छोटा बच्चा भी वहाँ पे हो, उसके सांस की नाली में भी जाता है, जिससे उनको सांस की तकलीफ होती है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है। जी जी। और जैसे जैसे वो महिलाएं बड़ी होती हैं, क्योंकि ये छोटी उम्र में शुरू कर देती हैं खाना बनाने, उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो जाती है, सांस की नाली जैसे मैंने दिखाया था सिकुड़ जाती है। तो इसको रोकने के लिए एक प्रधानमंत्री की जो योजना है गिव इट अप,
गिव इट अप, जिससे यानी सब्सिडी छोड़ दे, सब्सिडी छोड़ के जो एलपीजी है वो गांव में ले जाने के लिए, मतलब जो सक्षम है वे इस पर सब्सिडी ना ले, सब्सिडी ना ले, और उसका जो रिजल्ट ये है कि बहुत सारे जो गांव हैं उसमें एलपीजी पहुंच रहा है, और जहाँ पे लोग पहले चूल्हे पे खाना बना रहे थे वो अब एलपीजी, यानी उज्ज्वला स्कीम जो हम बात कर रहे हैं, उज्ज्वला स्कीम, तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। और अगर हम आंकड़े देखें तो हमारे देश में हम कहते हैं कि ये ब्रोंकाइटिस जो है ये धूम्रपान करने से ज़्यादा है, लेकिन शायद ये सही नहीं है। जो घर में लोग खाना बनाते हैं, इंडोर एयर पोल्यूशन है, उससे भी काफ़ी हद तक लोगों को सांस की तकलीफ, पूरा परिवार उसकी जद में एक तरीके से आ जाता है, परिवार और छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जो क्योंकि अगर महिला वहाँ खाना बना रही है, माँ वहाँ पे खाना बना रही है, तो साथ में ही बच्चा खेल रहा है, तो उसके फेफड़े में भी ये धूल धुआं जो है अंदर जा रहा है और वो एकदम सांस की नाली में सोजिश कर देता है। कैलाश है एक दर्शक राजस्थान से हमारे साथ फोन लाइन पर, आइए बात करते हैं। हेलो हेलो जी कैलाश जी, बताइए क्या समस्या है? सांस वाली एलर्जी है मैडम। सांस की समस्या है? हाँ, एलर्जी वाली समस्या क्या आ रही है आपको? किस समस्या के बारे में आप और कंप आती है तो सांस लेने में कठिनाई होती है। कैलाश जी, आपको हम ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं, एक बार फिर से आप अपनी बात बंद कर जा। हेलो हेलो जी कैलाश जी, आप ऐसा है कि नेटवर्क क्षेत्र में आ जाए, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही हम तक। हेलो जी हाँ, सांस लेने में तकलीफ हो रही जब धुआं और कंप उठती है। अच्छा, आपको दमा है, आपको सांस लेने की समस्या है, आपकी उम्र कितनी है ये बताइए? 24 वर्ष। 24 साल जी। और आप इसकी कोई दवा वगैरह ले रहे हैं? आप डॉक्टर के पास गए अभी तक एक बार भी? डॉक्टर के पास जाता हूँ तो इंजेक्शन लगाना पड़ता है और गोली लेनी पड़ती है जो अस्तालीन 4 mg। जी डॉक्टर गुलेरिया क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि इनकी और ये सांस की तकलीफ आपको सारा साल भर रहती है, जब मौसम बदलता है तब ज़्यादा होती है? मौसम बदलते ज़्यादा होती है। मौसम बदलते समय ज़्यादा होती है। तो जैसे आप लक्षण बता रहे हैं वो दमे टाइप के लक्षण हैं, दमाई बताएं। दमाई, और जब आपको मौसम बदलता है तो ये तकलीफ ज़्यादा होती है। जी। तो इसके जो इलाज है, देखिए दमा का हम ये तो नहीं कहूँगा कि पूरा क्योर है, लेकिन इस बीमारी का बहुत अच्छा कंट्रोल हो सकता है और तकलीफ ना हो इस टाइप की दवाई हम आपको दे सकते हैं। जी। 2 चीज़ें करने की ज़रूरत है, एक तो परहेज़ रखने की ज़रूरत है। जब मौसम बदलता है तो आपको अपना ध्यान रखना है, धूल है, धुआं है, घर में झाड़ू लग रहा है या किचन में धूल धुआं है, जैसे तड़का लग रहा होता है, तो अपना नाक मुंह ढक लेना है। जहाँ आप सोते हैं वहाँ भी ध्यान रखें कि वहाँ पे धूल धुआं ना हो, बिस्तर के नीचे भी देखें मिट्टी वगैरह ना हो, घर के अंदर कारपेट वगैरह जो है वो ना हो, क्योंकि उसमें जब ये एलर्जन जम जाते हैं तो वो एकदम तकलीफ करते हैं। जी। दूसरा, इसके लिए जो इलाज सबसे बेहतर है, गोली जो आप कह रहे हो इंजेक्शन लगाना पड़ता है या गोली लेना पड़ता है, उससे बेहतर है अगर आप इनहेलर जो है वो यूज़ करें। कुछ इनहेलर्स भी आप लेकर आए? क्योंकि इस टाइप का जैसे एक इनहेलर है दवाई जो है, इसके अंदर भी वही दवाई होती है, जैसे आपने कहा एस्थलीन की गोली ले रहे हो, उस टाइप की दवाई इनहेलर में भी होती है। इसका फ़ायदा ये रहता है कि एक दो इसका असर एकदम होता है, क्योंकि ये दवाई सीधा आपके फेफड़े में जाएगी। दूसरा, इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप गोली लेंगे वो आपके पेट में जाएगी, पेट से सारे शरीर में फैलेगी, फिर जाके फेफड़े में पहुंचेगी। तो उससे कई लोगों के दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो दवाई हर जगह असर करती है। ये वाली दवाई अगर इनहेलर से लेंगे तो ये एकदम उनको जल्दी आराम दे देगी। इसको अगर आप अपने सरकारी डिस्पेंसरी के पास जाएंगे या डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको दवाई मिल जाएगी, और इसको आपको कैसे लेना है ये सीखना बहुत ज़रूरी है। जी, तो क्या आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं, हो सकता है जो इस्तेमाल भी कर रहे हो वो गलती कर रहे हो इसको इस्तेमाल। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप इनहेलर ठीक से नहीं ले रहे हैं तो आप दवाई अगर आपके फेफड़े में नहीं पहुंची तो आपको लगेगा इससे तो मुझे कोई आराम ही नहीं हो रहा है। गोली लेना तो आसान है, क्योंकि वो आपने एकदम पानी के साथ ली और बस और कुछ नहीं करना है। इनहेलर लेने की जो तकनीक है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसका अगर आप इस टाइप का इनहेलर ले रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि पहले आप इसका ये ढक्कन जो है ये खोल लें, इनहेलर को ऐसे पकड़ें, इसको अच्छी तरह से हिला लें जिससे दवाई अच्छी तरह से वो घुल जाए। फिर आपको सांस आस्था से बाहर निकालें जिससे आपके फेफड़े से पूरा सांस निकल जाए। फिर इसको मुंह में डाल के इसको दबाना है और सांस अंदर लेना है। इससे ये होगा जब दबाओगे तो ये जैसे दवाई निकल रही है, ये दवाई जो है ये निकलेगी दबाने से, और सांस के साथ ही आपके फेफड़े के अंदर चली जाएगी। यानी पहले आपकी जो सांस जो फेफड़ों में हवा है उसे पहले निकालें। हाँ, तो सांस पहले आपने बाहर निकाला, फिर उसको मुंह में डाला, और साथ फिर इसको जब सांस अंदर ले रहे हो उसको दबाया, तो इससे दवाई निकली है और आपके सांस के साथ वो अंदर चलेगी। तो वो नाक से सांस लेनी है उस वक्त, मतलब मुंह खुला हुआ है। हाँ। तो जैसे इसको आपने दबाया, इसको मुंह में डाला, सांस पहले बाहर निकाली,
अंदर ले ली गई। अब आपने जब दवाई अंदर ले ली तो फिर उसके बाद पूरा सांस अंदर लेके सांस रोक रखना है। कितनी देर? कोशिश करें 10 तक गिने, जिससे जो दवाई आपने अंदर ली है वो अच्छी तरह से फेफड़े में फैल जाए जी। फिर उसके बाद आस्ता से सांस बाहर निकाल देना। और अगर थोड़ा सा कभी कभी आपको लगता है दवाई गले में लग रही है तो दवाई लेने के बाद कूला कर लेना है, जिससे गले में वाली दवाई निकल जाए, लेकिन जो फेफड़े में दवाई गई है वो वहाँ पे अपना असर शुरू कर देगी जी। तो ये जो आपने इसके कंटिन्यूशन में ही मैं इस नौजवान भाई को ये कहना चाहूँगा, क्योंकि ये गांव से संबंधित है और गांव में इस टाइम जो इस पर्टिकुलर सीजन में जो ये समस्या हो रही है, चेंज ऑफ सीजन इज़ वन ऑफ द रीज़न। सेकेंडली जो सर्दियों में जो तकलीफ ज़्यादा होती है, उसके साथ साथ ये जो गन्ने की फसल है, रबी की फसल कट चुकी है, उसके स्टड रह जाते हैं, उनको गांव में जला देते हैं। जलाने से इतना धुआं होता है कि गांव में ही पोल्यूशन नहीं होता और शहरों तक पोल्यूशन आ जाता है। जी बिल्कुल, दिल्ली वगैरह में अक्सर देखते हैं और ये पिछले 2 साल पहले देखा गया है। तो इसको क्योंकि ये समस्या है, इसको अपने आप भी समझना चाहिए और जो दूसरे नौजवान भाई हैं जो खेतों में काम करते हैं, खलिहानों में काम करते हैं, उनको भी समझाना चाहिए कि उनको जलाना नहीं चाहिए। थोड़े से पैसे के लालच के लिए जला करके पोल्यूशन करना और फिर सारे लोगों को तकलीफ में डालना अच्छी बात और नहीं। इससे मिट्टी पर भी विपरीत असर पड़ता है, मिट्टी पर भी विपरीत असर पड़ता है। जलाने से मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो भी नष्ट होती है, वो भी कम। तो ये हमारे पर्यावरण के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है और हमारी मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है। डॉक्टर गुलेरिया कुछ कह रहे थे आप? और इसका जो धुआं है वो उनके गांव में नहीं, कई किलोमीटर दूर तक। जी। और अगर हम पिछले साल जो दिवाली के 1 हफ्ते बाद जो दिल्ली में पोल्यूशन हुआ था, जिससे कई लोगों को सांस की तकलीफ हुई थी, खासतौर पर बच्चे और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए बच्चे और बुजुर्ग को बहुत ज़्यादा असर होता है। उसका अगर हम सैटेलाइट पिक्चर देखें तो हरियाणा और पंजाब में जो ये क्रॉप बर्निंग हुई थी, जो फसल जलाई थी, उसी का धुआं जो है वो पूरा सेंट्रल इंडिया में फैल गया था, जिससे बहुत ज़्यादा बन जाता है उससे, और फिर सर्दियों में वो स्मॉग बन जाता है। जी। दूसरा इसके साथ ही मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन है कॉस्मेटिक यूज़ करने का, परफ्यूम्स यूज़ करने का, टेल्कम पाउडर यूज़ करने का, है ना। पेस्टिसाइड्स तो हवा में आता ही आता है, कीटनाशक तो दवाई में हवा में आता ही आता है, लेकिन ये सारी चीज़ें भी जो हैं जिनको सांस की समस्याएं हैं और जिनको स्किन की एलर्जी है, उनको इन चीज़ों से थोड़ा परहेज करना चाहिए। ठीक है, ये कुछ बातें आपने बताई और हमारे जो दर्शक हैं आशा करते हैं कि इन सभी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, आप कहीं मत जाइएगा, स्वस्थ किसान जारी है इस ब्रेक के बाद भी। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद स्वस्थ किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं इस मौसम में होने वाले इन्फेक्शन और साथ ही साथ एलर्जीज़ के बारे में, यानी श्वास की समस्या या फिर त्वचा की समस्या जो अक्सर हम देखते हैं हमारे दर्शकों को हो जाती हैं। तो उसके पीछे वजह क्या है, बचाव क्या है, हमारे जो किसान हैं वो कैसे स्वस्थ रह सकते हैं बदलते मौसम के साथ भी, सांस की जो समस्याएँ हैं उन्हें कैसे पहचानें और उनका कैसे निवारण हो। आपकी कोई समस्या तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर हमारे लगातार आपके लिए चालू है, हम साथ ही साथ स्क्रीन पर भी उन्हें फ्लैश कर रहे हैं। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर गुलेरिया, जैसे कि आपने धुएं का जिक्र किया, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जो धूम्रपान का प्रचलन भी बहुत अधिक है और हमारे जो किसान गांव में तो कई बार इसे साख की बात मानते हैं। हुक्का जो एक चौपाल में लगा लिया जाता है और एक ये उनके जीवन का हिस्सा बन जाता है। तो ये किस तरीके से बीमारी का खतरा है या फिर बीमारी को, सांस की समस्या को दावत देता है? ये तो सांस की समस्या को बहुत ज़्यादा दावत देता है। अगर हम धूम्रपान की बात करें, चाहे वो हुक्का हो, चाहे वो बीड़ी हो, कम्युनिटी हुक्का होते हैं, मतलब एक ही हुक्के से बहुत सारे लोग। हाँ। और वो जैसे हम कहते हैं हुक्का पानी जो है वो गांव का आम वो हो जाता है। तो चाहे वो हुक्का पानी हो, चाहे बीड़ी हो, चाहे सिगरेट हो, ये जो धुआं फेफड़े में जाता है इससे बहुत नुकसान हो सकते हैं। एक तो ब्रोंकाइटिस होता है और हम कई मरीजों को देखते हैं जिनके आस्ते आस्ते फेफड़े बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, यहाँ तक ख़राब हो जाते हैं कि उनको 24 घंटे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और घर पे भी उनको ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत पड़ती है। और यही वो तब कहते हैं कि हमें पहले किसी ने कहा होता तो हम 20 साल पहले ये हुक्का या सिगरेट बिल्कुल नहीं पीते। दूसरा है कि 10 से ज़्यादा जो कैंसर हैं वो इसके साथ इनका बिल्कुल डायरेक्ट लिंक है।
चाहे वो फेफड़े का कैंसर हो, चाहे वो खाने की नाली का कैंसर हो, गले का कैंसर हो, या फिर हमारे पेशाब के रास्ते का कैंसर हो, सारे जो हैं वो धूम्रपान या जो हम स्मोक करते हैं, धुआं हमारे शरीर के अंदर जाता है, क्योंकि वो जब हमारे फेफड़े में जाता है तो फेफड़े पे नुकसान तो करता ही है जी। लेकिन उसमें कई पदार्थ जो हैं वो हमारे फेफड़े से हमारे खून के अंदर आ जाते हैं जी। और इसलिए सारे शरीर पे वो असर करते हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो गाँव में लोग हैं ये समझें कि चाहे वो हुक्का हो, चाहे वो बीड़ी हो, उससे नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा होता है जी। और कई जगह तो मैं सुनती हूँ, कहते हैं कि हुक्के से प्रेम बढ़ता है, दूरियां खत्म होती हैं, लेकिन अब जो बीमारियां हैं वो नज़दीक बुलाते हैं। हुक्के से प्रेम तो बिल्कुल नहीं बढ़ता। और ये अफसोस की बात है कि आजकल शहरों में भी अब हुक्का बार शुरू होने लग गए हैं, जहाँ पे हुक्का आपको लोग फैशन समझते हैं, हुक्का पीते हैं, और वो ये समझ नहीं। तो और इसमें हमारे जो यंग लोग हैं वो ज़्यादा वो इस फैशन पे करते हैं, और इससे बहुत नुकसान होता है, क्योंकि आस्ता आस्ता हमारे फेफड़े गलना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। चलिए, कॉलर है राम बाबू हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश से में कॉल किया है। आइए बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ मैम जी। राम बाबू जी, स्वागत है स्वस्थ किसान में। बताइए क्या समस्या है आपको। जी मैम नमस्कार। जी नमस्कार जी। अच्छा, पहले टेलीविजन की आवाज़ आप कम कर दीजिए। ठीक है मैम जी, धन्यवाद। हेलो जी, पूछिए। हेलो जी। राम बाबू जी, बताइए समस्या क्या है। जी मैम, मेरे को एलर्जी की प्रॉब्लम है मैम। मैं क्या है कि हवा से बहुत परेशानी होती है, हवा आती है, और ये खटाई से भी बहुत परेशानी होती है मैम, कभी गलती से भी खा लेते हैं। त्वचा की समस्या है, आप कुछ पूछना चाहते हैं। ये कहाँ पर है आपको? फोल्ड्स में, जैसे शरीर के चेहरे के ऊपर है, आँखों की पलक के ऊपर है, कहाँ पर है ये आपको समस्या? जी सर, है ना, जैसे कि हवा आती है शरीर में अंदर जाती है तो मेरे को सर्दी जुकाम हो जाता है, सर दर्द हो जाता है, आंखें दर्द करने लगती है। नहीं, त्वचा की बात करें तो आपको कहाँ पर है समस्या? चेहरे के ऊपर है, हाथों के ऊपर है? त्वचा में नहीं है। त्वचा में नहीं है क्या समस्या आपको? आपको क्या जुकाम, नज़ला और सांस की तकलीफ ज़्यादा होती है? राम बाबू जी, समस्या क्या, सांस की समस्या है या फिर त्वचा की समस्या है? जी मैम, समस्या तो यही, मेरे को मौसम जैसे बदलता है तो ये आँख भी दर्द करती है मैम, और सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा हो जाता है। जी, इनको आँख में भी दर्द हो जाता है मौसम बदलने के साथ, और ठीक है। तो आपको जो एलर्जी, जो तकलीफ है, वो जब आपके सांस की नाली में, नाक में और गले में ठंडी हवा जाती है या उसके साथ कुछ एलर्जन जाते हैं, तो आँखों में भी और नाक में तकलीफ होने लगती है, नाक बहने लगती है, गले में खराश हो जाती है और आंखें भी लाल हो जाती हैं। ये भी सब एलर्जी के ही लक्षण हैं, जिसकी हम बात कर रहे थे कि अगर आपको अपर एयरवेज, जो हम कहते हैं साइनसेस हो, नाक हो, आंखें हो या गला हो, उसमें एलर्जी हो तो उसमें भी सोजिश हो सकती है और छींकें आ सकती हैं, नाक बहने लगती है, गले में खराश हो जाती है। और इसके लिए भी आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसके लिए कई दवाइयाँ हैं जो सिर्फ एलर्जी के लिए लेनी पड़ती हैं, चाहे वो गोली हो या नाक में स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब मैं डॉक्टर रामचंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि हमें हमारी त्वचा स्वस्थ रहे, चाहे हम शहर में रहें चाहे गांव में रहें, हर किसी को स्वस्थ रहना चाहिए, लेकिन थोड़ा परिवेश बदल जाता है। तो ये बताएं कि उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, किस तरह का खान पान हो, कैसे इसका ध्यान रखें? देखिए, आपकी त्वचा स्वस्थ रहे, त्वचा में कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई किसी तरह की एलर्जी ना हो, इस सब के लिए तो एक बैलेंस डाइट का लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी आहार अच्छा होना चाहिए। आहार अच्छा होना चाहिए और विहार अच्छा होना चाहिए। आपका मतलब चलन, आपकी खान पान, आपका रहना सहना, आपके कपड़े सब अच्छे होने चाहिए। और आपका रहना जो है, जहाँ आप रहते हैं वहाँ हवा का क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए जी। जो एनवायरनमेंट है वो भी स्वस्थ होना चाहिए। अगर जो आपको अपनी त्वचा को स्वस्थ रखना है तो त्वचा का जो एनवायरनमेंट है वो भी स्वस्थ रहना चाहिए। इसको टाइम पर साफ करना चाहिए, सूखा रखना चाहिए और सूती कपड़े पहनने चाहिए, हवादार कपड़े पहनने चाहिए जिसमें हवा आर पार हो सके। और अगर जो आपको जैसे इस सीजन में बहुत पसीना आता है, चमड़ी चमड़ी में नमी बढ़ गई है, तो उसके लिए जब भी आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो गई है तो आप रुक करके थोड़ा सांस ले लें, थोड़ा आराम कर लें, पंखे के नीचे आ जाएं,
अगर जो पंखा नहीं है तो पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं, थोड़ा आराम कर लें, जिससे कि पसीना सूख जाए। पसीने को सुखाना बहुत ज़रूरी है। अगर जो पसीना नहीं सुखाएंगे तो चमड़ी में जो नमी है वो बढ़ जाएगी और चमड़ी प्रॉन हो जाती है कि उसमें कोई चोट लग जाती है, माइक्रो ट्रॉमा हो जाता है, फिर उससे इन्फेक्शन हो जाता है, उसी से ही एलर्जी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अच्छा खाना, अच्छा पीना, पानी का भी पीना, पानी जिससे हम नहाते हैं वो भी अच्छा होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। आजकल पानी रुक जाता है, बाढ़ आ जाती है, सबमर्जिंग हो जाती है, गीले कपड़े होते हैं, तो उससे थोड़ी चमड़ी की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जी। जैसे आपने खान पान की बात यहाँ पर कही डॉक्टर रामचंद्र, तो हम कई बार ये भी समस्याएं सुनते हैं कि दूध, अंडा, मछली, कई बार चॉकलेट जैसी समस्या चीज़ों के सेवन से भी एलर्जी हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, ये डिपेंड करता है कि अगर जो आदमी के फैमिली में एलर्जी की टेंडेंसी है, जैसे कि पहले से ही उसके भाई बहन या माँ बाप को एलर्जी है, चमड़ी सूखी रहती है, चमड़ी में चपाकियाँ होती रहती हैं, और उसके साथ साथ नाक की एलर्जी भी है, सांस की एलर्जी भी है, आँख की एलर्जी भी है, तो वो आदमी थोड़े ज़्यादा प्रॉन होते हैं। उनको इन तरह की चीज़ों से, जैसा कि आपने मेंशन किया, चॉकलेट, एग्स, इनसे ज़्यादा तकलीफ होती है। एक कॉलर है सुशील राजस्थान से, आइए बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी सुशील जी, बताइए क्या समस्या है? मैडम जी, एलर्जी ज्यादा हो रही है, एलर्जी धब्बे मंडे गोल गोल एलर्जी है। किस तरह की एलर्जी है, कहाँ समस्या है ये बताइए? पूरा शरीर में ही एलर्जी। एलर्जी पूरे शरीर में है, उससे कितने दिनों से है आपको ये समस्या? लमसम 12 महीना होगा। 12 महीने से है। क्या काम करते हैं आप? खेती का काम करते हैं। कुछ दवाई से फर्क पड़ा है आपको इसमें या नहीं पड़ा है? दवाई लेते हैं, उसी टाइम फर्क होता है और वापिस हो जाती है। देखिए, अब जैसा आप कह रहे हैं, ऐसा लगता है मेरे को कि आपको जो है चर्म रोग की एलर्जी की तकलीफ है, जिसको हम एलर्जिक कंटैक्ट डर्मेटाइटिस कहते हैं। और ये जो है पूरे शुरुआत तो होती है इसकी किसी सीजन के बदलने से, किसी पर्टिकुलर टाइम से, किसी पर्टिकुलर साइट से, किसी पर्टिकुलर वजह से, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे ये बढ़ करके सारे शरीर को इन्वॉल्व कर लेती है। तो इनको सबसे पहले तो इनका डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये एयरबॉर्न कंटैक्ट डर्मेटाइटिस है। अब अगर ये खेती में काम कर रहे हैं, इनका काम खेती से संबंधित है, तो खेती से जितने भी एलर्जन हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड है, चाहे वो उर्वरक है, चाहे वो इंसेक्टिसाइड्स है, और चाहे वो पोलन्स हैं, चाहे वो एक गाजर घास होती है जो कि हमारे हिंदुस्तान में इट इज़ क्रिएटिंग खरपतवार होती है वो, बट इट हैज़ बीन इम्पोर्टेड, मतलब वो दूसरे देश से आई थी और हमारे देश में बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या करके रखी हुई है। जो भी जगह बचती है जिसको हम खेती के लिए यूज़ नहीं करते हैं, वहीं वो पैदा हो जाती है। उसका दूसरा नाम गाजर घास है। वो गाजर के पत्तों की तरह दिखाई देती है, लेकिन वो सारे साल जो है, इससे समस्या क्या होती है? इससे समस्या ये होती है कि उसको एयरबॉर्न जो है, उससे उसके पोलन्स हवा में रहते हैं, उसकी पत्तियां हवा में रहती है, उसके तने हवा में रहते हैं, और हमेशा वो जो है एलर्जन का काम करते हैं, और इस सीजन में वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो इनको चाहिए नौजवान को कि जाकर के स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं और इसका इलाज कराएं। और इलाज करने से पहले इनका डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास एक पैच टेस्टिंग होती है, जिससे कि हम उसी को एक कंट्रोल्ड मात्रा में शरीर के ऊपर लगा देते हैं, जिसको हम पेस्ट टेस्ट कहते हैं, और उससे ये कंफर्म हो जाता है। ठीक है, यानी पेस्ट टेस्ट यानी जो ये कीटनाशकों का असर हो रहा है इनकी बॉडी पर, शरीर पर, पोलन्स का जो असर हो रहा है, गाजर घास की वजह से हो रहा है, वो सब जो है टेस्ट हम कर लेते हैं। जी, चलिए इसी के साथ ही हमें लेना होगा एक और छोटा सा ब्रेक। ये कामयाबी है अन्नदाता की, एक कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो अब हम अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। अगर आपने अभी तक हमें फ़ोन नहीं लगाया और अगर आप सोच रहे हैं तो आप सोचना छोड़ दीजिए, तुरंत हमें फ़ोन लगाएं और अपनी बातें हम तक पहुंचाएं। डॉक्टर गुलेरिया, कई बार हम ये भी देखते हैं कि उम्र के साथ जो सांस की समस्या है वो और ज़्यादा बढ़ने लगती है। कई बार कई बुज़ुर्गों को हमने देखा है कि बात करते करते उनकी सांस फूल जाती है, पानी पीते पीते सांस फूल जाती है। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए तो आमतौर पर हर किसी के साथ थोड़ा बहुत होता है, लेकिन बुज़ुर्गों के साथ ज़्यादा हो जाता है। तो ये इस उम्र का इसका किस तरीके से
से संबंध है। और आपने कुछ हमें ये भी बताया कि किस तरीके से ये सांस की समस्या हो तो कौन, रेस्पिरेटरी समस्या हो तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, बुजुर्गों के लिए भी बताएं। तो बुजुर्गों की आपकी बात सही है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे फेफड़े की कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है, तो उसके हिसाब से लोगों को जैसे चलते हैं तो सांस की तकलीफ बढ़ जाती है। लेकिन ये भी ज़रूरी है समझना कि उम्र के हिसाब से कई और बीमारियां भी होती हैं जिसके कारण सांस की तकलीफ हो सकती है। और अगर किसी को सांस की तकलीफ हो रही है जो बुज़ुर्ग है, अपनी पूरी जांच कराएं कि हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर हार्ट की प्रॉब्लम भी हो तो भी सांस की तकलीफ हो सकती है और फेफड़े की प्रॉब्लम भी कारण भी हो सकती है। कई बुज़ुर्ग लोग हैं जिनको मैं आपको इन्हेलर बता रहा था, उनको इन्हेलर लेने में मुश्किल होती है, क्योंकि जब मैंने आपको बताया था कि हम इन्हेलर जब दबा रहे हैं तभी सांस अंदर लें, कई लोग ये करते हैं कि जब इन्हेलर यूज़ करते हैं, जब उसको दबाते हैं तो सांस अंदर नहीं ले पाते हैं और सारी जो दवाई है वो हवा में ही रह जाती है। उस स्टेप को और या उसको और आसान करने के लिए एक हम स्पेसर करके डिवाइस है जो ये आपको दिखा रहा हूँ, इसको हम यूज़ करते हैं। इसमें ये होता है कि आपने इन्हेलर लिया, इसको हिलाया और इसको यहाँ पे फिट कर दिया, ये यहाँ पे आराम से जाके फिट हो जाता है। जी। अगर हम अब इसको दबाएंगे तो जो दवाई है वो सिर्फ इस बॉटल के अंदर रहेगी, कहीं जाएगी नहीं। फिर इसको हम खोल के, इसको हम कहते हैं माउथ पीस, इसको खोल के सांस बाहर निकाल के अंदर सांस लेके फिर वही रोक सकते हैं और 10 तक लें। इसलिए फिर आपके जो स्टेप्स हैं वो एकदम नहीं करने पड़ते। आपने पहले दवाई जो थी इसमें इसको पहले वो एकदम अंदर नहीं लिया, उसको आपने इसमें फिट किया, तो इसके अंदर जब दबाया तो दवाई इसके अंदर इकट्ठी हो गई और फिर आपने इसको मुंह में रख के सांस अंदर लेके दवाई ले ली। तो बुजुर्गों के लिए आराम रहता है, क्योंकि कई दफ़ा उनको दबाने में जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा उनको उम्र के हिसाब से हाथ की तकलीफ हो जाती है। तो इसमें स्प्रे, मतलब जैसे कि हम डायरेक्ट लेते हैं तो हमने एक स्प्रे किया, लेकिन क्योंकि बॉटल में होता है तो इसके कुछ किनारों में भी लग जाता होगा, तो क्या ज़्यादा स्प्रे करने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो किनारों में लगती है दवाई वो वैसे उसका जो साइज़ है वो ज़्यादा होता है, वो हमारे फेफड़े के अंदर पहुँचता नहीं है, इसलिए उसके लिए ज़्यादा दवाई की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लेना की जो टेक्निक है वो पूरी होनी चाहिए। कहते हैं क्या है? क्या स्पेसर कहते हैं इसको, स्पेसर, क्योंकि वो स्पेस बीच में आ जाती है जिससे लेने में आसानी रहे। तो जो बुजुर्ग लोग हैं या जो बच्चे हैं, कई दफ़ा बच्चों के लिए भी मुश्किल होती है कि बच्चा वो ले नहीं पाता इन्हेलर प्रॉपर्ली, तो उसके लिए साथ में एक बॉटल हो जाती है, डिवाइस हो जाता है, जिससे जो दवाई है वो लेने में आसानी और एक बार इस्तेमाल के बाद क्या इसको ये आप हमेशा के लिए रख सकते हैं। साफ भी करना होता है? साफ अगर वैसे तो जरूरत नहीं होती, लेकिन इसके खुल भी जाता है और इसको आम पानी के साथ या साबुन वाले पानी के साथ धो के फिर इसको सुखा के फिर से यूज़ कर सकते हैं। जी। और आपके पास एक और मैं चीज़ देख रही हूँ, तो इसके बारे में बताएं कि हमें कितना इन्फेक्शन है या फिर कितनी समस्या है, क्या इसको मापने का? तो अगर हम ये देखना चाहें कि अब जैसे हम कह रहे हैं कि सांस की तकलीफ कितनी है, और जैसे ही हमने ये देखा कि सांस की नाली जब सिकुड़ जाती है तो हम जोर सीटी जैसी आवाज़ आने लगती है और जोर से हवा हम सांस ले नहीं पाते हैं। उसको हम अगर प्रॉपर मेजर करना चाहें तो एक ही आम सा डिवाइस है जो हर जगह छोटी सी डिस्पेंसरी में भी इस्तेमाल हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं? इसको हम पीक फ्लो मीटर कहते हैं। पीक फ्लो मीटर। हाँ, इसके अंदर एक ये है, नंबर लिखे हुए हैं, जैसे ये 100 है, 200 है, 300 है, 400 है। इसको हम देखें और ये एक लाल सा निशान है। इसमें हम लंबा सांस लेके ऐसे जोर से फूंक मारते हैं, जितनी जोर से हम फूंक मारते हैं उतने ज़्यादा ये जो लाल निशान है आगे जाता है। तो जिनके सांस की नाली में सोजिश है या जिनके सांस जोर से सांस बाहर नहीं निकाल सकते, उनका जो ये रेट है ये कम हो जाएगा। तो अगर आपका रेट मान लो 200 से कम है, इसका मतलब आपके सांस की नाली में काफ़ी ज़्यादा सोजिश है, आपको एकदम डॉक्टर के साथ संपर्क करना चाहिए। और आप अपना देख सकते हो कि आपका कितना है, और फिर सुबह कितना था, शाम को अगर जब आप काम करके आए या मौसम का बहुत कम हो गया, इसका मतलब आपकी जो सांस की नाली है उसमें ज़्यादा सोजिश हो रही है, आपको दवाई बढ़ाने की ज़रूरत है या अपने डॉक्टर के साथ संपर्क करने की ज़रूरत है। जी, बिल्कुल। तो इससे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। डॉक्टर साहब, उम्र के साथ साथ सांस फूलना एक आम बात है। कभी कभी ये बगैर बीमारी के भी होता है, क्योंकि जो बुजुर्ग हो जाते हैं गाँव में, खेतों में, उनकी जो डाइट है वो कम हो जाती है। वो सही ढंग से क्या लेना चाहिए, कितना खाना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, और कई बार वो अनिमिक हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी उनका सांस फूलने लगता है। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनकी पहल है, हम एक योग मनाने के लिए यूनिसेफ को हमने कन्विंस कर लिया है, योग मनाया जा रहा है, तो हम योग भी करना शुरू कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने जो सांस ले रहे हैं उसको चेंज कर सकते हैं। एक बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो एक हमने एक तो एम्स में स्टडी भी की है
जो लोगों को ब्रोंकाइटिस रहता है उनको हम कहते हैं पल्मनी रिहैबिलिटेशन को एक्सरसाइज सिखाते हैं। तो उस एक्सरसाइज को हमने योगा में चेंज करके योग के एक्सरसाइज उनको सिखाई है। जी, तो डॉक्टर साहब कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं कि जो कि हम आसानी से बैठे बैठे कहीं पर भी कर सकें। हमारी जो नाक की आपने बात बताई हमें और सांस की जो समस्याएं हो जाती हैं, तो कुछ ऐसी है जो एक अभी मान लीजिए मैं थोड़ी समय मेरे पास थोड़ा समय है तो मैं उसे कर लूँ, तो क्या इस बारे में आप बता पाएंगे? हम अगर एक्सरसाइज देखें तो हम उसको दो विभाग में करते हैं। एक तो हम कहते हैं जनरल एक्सरसाइज, जो उसको हम कहते हैं अपना कार्डियोपल्मोनरी रिजर्व बनाए, फेफड़े और हार्ट की जो लिए एक्सरसाइज अच्छी हो। दूसरा जनरल जो मसल की बॉडी की सर्कुलेशन हो, तो चाहे वो हाथ चलाने वाली योगा की एक्सरसाइज हो, पैर चलाने वाली एक्सरसाइज हो, गर्दन की एक्सरसाइज हो, जो हम योगा में करते हैं बैठ के, वो सब जो है हमारी सर्कुलेशन और मसल की टोनिंग को अच्छा करती हैं। फिर जो सांस की एक्सरसाइज है, लंबा सांस लेके जो हम बाहर लेते हैं, चाहे वो अलोम विलोम हो, चाहे कपाल भारती हो, उससे जो फेफड़े हैं वो फूलते हैं, जो हमारा डायफ्राम है वो ऊपर नीचे आता है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो उससे भी काफ़ी हद तक फेफड़े में असर पड़ता है। योगा में कई जो योगा का अगर हम देखें सांस के साथ बहुत ज़्यादा संबंध है, और बहुत ज़्यादा योगा की जो एक्सरसाइजेज हैं वो सांस के साथ की जाती है, जिससे वो हमारे जो फेफड़े हैं वो पूरी तरह से काम करें, और इससे बहुत फर्क पड़ता है, चाहे वो दमे की शिकायत हो चाहे ब्रोंकाइटिस। जी जी, चलिए अब क्योंकि कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो गया है, तो मैं अंत में डॉक्टर रामचंद्र जी आपसे भी जानना चाहूँगी कि हमारे किसानों को कोई सही मार्गदर्शन करें उनका, जब हम त्वचा की बात करते हैं और एलर्जी की बात करते हैं। जब हम इस मौसम की बात करते हैं तो मौसम में जो जो समस्याएँ हैं, जैसे बार बार भीगना, कपड़ों का गीला हो जाना, पानी का रुकाव हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना और इन्फेक्शन का स्प्रेड हो जाना, सारे शरीर के चमड़ी के ऊपर इन्फेक्शन का हो जाना, इन सब चीज़ों से बचने के लिए जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, अपनी चमड़ी को उसमें पसीना ज़्यादा ना आने दें, चमड़ी को सूखा रखें, साफ रखें, अच्छा खूब पानी पिएं, क्योंकि पसीना ज़्यादा आ रहा है तो और भी ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है। अच्छा खाना खाएं, और अपना जहाँ जिस घर में भी रहते हैं उसमें स्प्रे की मात्रा कम हो, उनके दरवाजे खुले हों, क्रॉस वेंटिलेशन हो, और खूब अच्छा खाना खाएं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें बताई आपने। अब मैं डॉक्टर गुलेरिया आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे गाँव के किसानों को क्या कहना चाहेंगे, दमे की समस्या, सांस की समस्या जो हम बता रहे हैं, ये ना हो, एक जनरल प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए उनके जीवन की? देखो, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जैसे हम कहते हैं कि हम जिस तरह से इससे बचाव रखें वो सबसे अच्छा है। तो उसमें दो तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो हेल्दी लाइफस्टाइल, और धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना है, चाहे वो हुक्का हो चाहे बीड़ी हो, उससे फेफड़ों में बहुत नुकसान होता है। धूल है, धुआं है, उससे परहेज़ रखें, चाहे आप बाहर फसल को जला रहे हैं या फिर घर के अंदर धुआं है, उसको बिल्कुल जितना हद तक उसको हम अवॉइड कर सकें वो बेहतर है। जैसे मैंने कहा, जितनी सफाई रखेंगे, जितना एलर्जी से हम अवॉइड करेंगे वो बेहतर है। जैसे पहले डॉक्टर साहब ने कहा, घर के अंदर चाहे वो अगरबत्ती हो, धूप हो या मॉस्किटो कॉइल हो, उसको भी हमें रोकना चाहिए। चलिए, ये सब बातें हैं जिनका हमारे दर्शक, हमारे किसान ध्यान रख सकते हैं और स्वस्थ जीवन को अपना सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप दोनों स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी बातें, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उनकी कॉल्स का भी जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और हमें आपकी तरफ से जो सुझाव है उनकी प्रतीक्षा रहती है, क्योंकि स्वस्थ किसान का मकसद है छोटी छोटी बीमारियों के प्रति आपको जागरूक करना। आप हमें पत्र लिख सकते हैं, हमारा इसके लिए पता नोट कर लें। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल पता नोट कर लें, swasthkisan@gmail.com। और अब चलते चलते आपको बता दें कि सोमवार के हेलो किसान कार्यक्रम का हमारा विषय क्या होगा। आइए उस पर नज़र डाल लेते हैं ताकि आप अपने प्रश्नों के साथ तैयार रहें। हमारा सोमवार का हेलो किसान का विषय होगा खादी ग्राम उद्योग, कौशल विकास प्रशिक्षण और सॉइल हेल्थ कार्ड। हमारे किसान जो लगातार हेलो किसान के साथ जुड़े रहते हैं वो जानते हैं कि सोमवार के दिन हम योजनाओं के बारे में बात करते हैं। तो इससे जुड़े हुए अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्न तैयार रखें। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। आप स्वस्थ रहें, मंगल रहें और दूरदर्शन किसान के साथ बने रहें। नमस्कार।